विद्यार्थी नमस्कार। चलो सर के बाद आज कल हमने आपको कौटिल्य के बारे में कुछ बताया था, कौटिल्य की विद्याओं के बारे में बताया था, कौटिल्य के ज्ञान के बारे में बताया था, जो उसने 3-4 ज्ञान की बातें बताई हैं। त्रयी, वार्ता, अनुवैज्ञिकी, दंड नीति की बात की है। आज हम राज्य की बात करते हैं। आज हम राज्य की बात करते हैं, आज हम स्टेट की बात करते हैं। और कौटिल्य के सिद्धांत रूप से माना जाता है, राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत माने जाते हैं। दैवी सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत, जैसे अनुबंधवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, शक्ति के सिद्धांत, विकासवादी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो अनुबंधवादी सिद्धांत दिया है। शासक और प्रजा में अनुबंध हुआ है, इसके आधार पर राज्य की उत्पत्ति के रूप में इसको मानते हैं। राजा जनता की आंतरिक एवं बाहरी शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करेंगे और बदले में प्रजा उन्हें कुछ अपनी आय का कुछ परसेंटेज उनको देंगे, उन आज्ञाओं का पालन करेंगे। जनता ने स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए राज्य की सत्ता को स्वीकार किया है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए राज्य की बाध्यकारी सत्ता को स्वीकार किया है। इस प्रकार राज्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक मानव निर्मित संस्था है, मानव द्वारा अपने कल्याण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाई गई संस्था है। कोई दैवीय संस्था नहीं है, जिस प्रकार मनुस्मृति में जिक्र किया गया था कि राज्य एक दैवीय संस्था है, परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य एक मानवीय या मानव निर्मित एक संस्था है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अनुबंध के आधार पर हुई है। अब बात करते हैं राज्य के उद्देश्य क्या है। राज्य के उद्देश्य क्या है? राज्य के उद्देश्य के लिए अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यह बदलाने का प्रयास किया है, राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता जनार्दन की फिजिकल और स्पिरिचुअल प्लेजर की बात। स्पिरिचुअल और फिजिकल प्लेजर की बात की गई है। यहाँ पर जनता को भौतिक उन्नति होनी चाहिए, इसके साथ साथ जनता की आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। जनता की ये भौतिक कल्याण की भी बात करते हैं और आध्यात्मिक कल्याण की भी बात करते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, समाज में मेंटेन ए जस्ट इक्विलिब्रियम इन सोसाइटी, समाज में न्याय सम्मत संतुलन बने रहना चाहिए। ये राज्य का मुख्य रूप से कार्य बतलाया गया है। इससे आगे राज्य की नीति के बारे में बात करेंगे। राज्य के नेतृत्व के बारे में बात करेंगे तो राज्य का स्वरूप साबिर है।
राज्य का स्वरूप, राज्य की प्रकृति सावयव है, जिसमें बहुत सारे अंगों की मिलकर के, बहुत सारी संरचनाओं से मिलकर के राज्य की प्रकृति का निर्माण हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की 7 प्रकृतियाँ बताई गई हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की 7 प्रकृतियाँ बताई गई हैं, जिसको हम सप्तांग सिद्धांत, राज्य का सप्तांग सिद्धांत के रूप में हम मानते हैं। राज्य के सप्तंग सिद्धांत की बात करेंगे। राज्य की प्रकृति में 7 अंग हैं। राज्य की प्रकृति में 7 अंग हैं, ऐसा माना जाता है। इनमें सबसे पहले जो बात आती है वो आती है स्वामी, मत, पद, तो इस तरह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की 7 प्रकृति बताई गई हैं। राज्य के 7 सप्तांग बताए गए हैं। राज्य की प्रकृति को स्वरूप 7 प्रकार का है। यहाँ पर हम स्वामी की बात करते हैं। राज्य का संचालन स्वामी के द्वारा ही किया जाता है, और राज्य के द्वारा या समाज में जितने भी कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं या राजकीय कार्य किए जाते हैं, उन सब का दायित्व, उन सबका उत्तरदायित्व राजा के पास ही होता है। राजा के ऊपर ही राजा ही जिम्मेदार होता है। सारे काम राजा के नाम से होते हैं, इसलिए स्वामी का होना आवश्यक है। यदि राज्य में स्वामी नहीं है तो वो राज्य नहीं हो सकता है। राज्य का स्वरूप सावयव है, इसलिए स्वामी का होना भी उसमें आवश्यक है। दूसरा है अमात्य। राजा राज्य की शक्ति का प्रयोग, राजा राज्य की शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से या अकेले नहीं करता। राजा अपनी राज्य की शक्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से अपनी कैबिनेट के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ, अपने अमात्यों के साथ मिलकर के अपनी राजकीय शक्ति का प्रयोग करता है। और अमात्यों उसको राजकीय हितों को ध्यान रखते हुए अमात्यों को नियुक्त करना चाहिए। हालांकि अमात्य की संख्या के बारे में अर्थशास्त्र में कोई निश्चित जिक्र नहीं किया गया है। नंबर 3 आता है जनपद। और जनपद के अंतर्गत उस राज्य की सीमाओं को निर्धारण होना चाहिए, उस राज्य की सीमा को निर्धारण होना चाहिए, और उस राज्य में निवास करने वाले लोगों होने चाहिए, उनमें देशभक्ति होनी चाहिए, उनमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उनमें कर्तव्यपरायणता होनी चाहिए, उनमें परिश्रम भी होना चाहिए, उनमें परिश्रम भी होना चाहिए। इस तरह से जनपद की बात अर्थशास्त्र में प्रकट की गई है। नंबर 4 आता है दुर्ग की बात आते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्ग, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग की बात की गई है। मौलिक दुर्ग जो
जल से घिरा हुआ हो। नंबर 2, पार्वत 2 जो चारों ओर से पर्वत पहाड़ियों व पत्थरों से पर्वत ध्रुव जो चारों ओर से पर्वत पहाड़ियों और पत्थरों से घिरा हुआ हो। नंबर 3, नंबर ध्रुव जो ऐसे मैदान में हो जो जल और घास से हो। धानवन ध्रुव वो ध्रुव हैं जो ऐसे मैदान में बने हुए हों जिसमें न जल हो न घास हो। जल और घास से रहित ध्रुव को हम धानवन ध्रुव कहते हैं। नंबर 4, वन ध्रुव। वन ध्रुव जो चारों ओर से दलदल झाड़ियों व वन ध्रुव वह ध्रुव होता है जो चारों ओर से दलदल चारों ओर से दलदल झाड़ियों और वृक्षों से घिरा हुआ हो। यह कोटल ने अपने अर्थशास्त्र में यह बतलाने का प्रयास किया है राजा आपत्ति आने पर इन दुर्गों में जाकर के, इन दुर्गों में भाग करके, इन दुर्गों में छिप करके अपने प्राणों की रक्षा कर सके। आगे जो बात आती है वो कोष की बात आती है। नंबर 5, कोष की बात आती है। राज्य के सफल संचालन के लिए, राज्य कार्य करने के लिए, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए या अपनी आंतरिक नीति या बाहरी नीति का संचालन करने के लिए कोष का भरा होना आवश्यक है। कोटल का शास्त्र में यह भी माना गया है राजा का ये दायित्व है कि वह कोष से जुड़े हुए कर्मचारियों पर अपनी निगरानी रखे, उन पर नियंत्रण में रखे, क्योंकि कोष का भरा होना राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। नंबर 6, दंड की बात आती है। कोटल ने अपना अर्थशास्त्र में दंड की बात की है। दंड से यहाँ तात्पर्य सेना से है। अपने राज्य की गृह नीति और विदेश नीति को संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुदृढ़ रूप से एक शक्तिशाली सेना या कानून व्यवस्था लागू करने वाली दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर कोटल ने यह भी बताया गया है कि सेना में समाज के चारों वर्णों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें यह माना गया है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी सेना में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को शत्रु पक्ष के द्वारा आदर सत्कार दिए जाने पर वह क्षमा कर देता है, उसको माफ़ कर देता है, इसलिए उसको कम से कम भागीदारी होनी चाहिए। अंत में जो बात मैं कर रहा हूँ वो मित्र की बात कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने कार्य का सफल संचालन करने के लिए या विदेश नीति का या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, परराष्ट्र नीति का अच्छी तरह से संचालन करने के लिए मित्र होना आवश्यक है। राज्य के 7 अंगों में मित्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के सप्तांग में मित्र का महत्वपूर्ण स्थान है और यह माना गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
अपने अधिक से अधिक दोस्त बनाने या मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपके अधिक से अधिक मित्र हैं तो आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। यदि सीमाएं सुरक्षित हैं तो अपना समय और धन दोनों ही जनता के कल्याण में लगा सकते हैं और जनता के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। इस तरह से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बात बतलाने का प्रयास किया। यहाँ पर थोड़ा सा धर्म की बात कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह माना गया है, राज्य की संपूर्ण शक्ति पर धर्म एक स्वाभाविक मर्यादा है। राज्य की संपूर्ण शक्ति पर राज्य धर्म एक स्वाभाविक मर्यादा है। राज्य धर्म के माध्यम से धर्म के अंतर्गत रहते हुए जनता के व्यवहार को नियमित करता है और नियंत्रित करता है। राज्य धर्म का सृजनकर्ता नहीं है। राज्य धर्म का सृजनकर्ता नहीं है, राज्य धर्म का संरक्षण करता है। जो संपूर्ण शक्ति की बात की गई है राज्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, वह धर्म के अंतर्गत आता है। राजा पर धर्म का नियंत्रण रहता है। धन्यवाद। आज की व्याख्या यहीं पूरा करते हैं और कल हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के कार्य के बारे में बात करेंगे। रवि, अरे रवि आ जाओ।